यह समझने की असमर्थता कि निवेश का भी मूल्य होता है हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं, इसके लिए $30,000 का भुगतान करें या एक सस्ती इस्तेमाल हुई कार ढूंढें या इसे चुरा लें। इस मामले में 90% लोग तीसरे विकल्प से बचना चाहते हैं क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लुभाव पर भारी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक प्रतिफल कमाना चाहते हैं जिससे आप शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति हो सकें। क्या यह पारितोषिक मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का एक कभी खत्म न होने वाला उपहास है जो बड़े प्रतिफल देती तो है फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेती है। लाभांश मिलाकर 1950 से 2019 के बीच डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का वार्षिक प्रतिफल कमाया जो बहुत अच्छा है, लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल्य भयंकर रूप से अधिक रहा। मार्केट प्रतिफल का यह मूल्य होता है, यह शुल्क है, यह प्रवेश शुल्क है और यह काफ़ी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की ही तरह जितना बड़ा प्रतिफल होगा उतना ही अधिक मूल्य। नेटफ्लिक्स स्टॉक्स ने 2002 से 2018 के बीच 35,000 का प्रतिफल दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सर्वाधिक मूल्यों से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 3,19,000% का प्रतिफल दिया, इतिहास के सबसे अधिक प्रतिफल में से एक। लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार की तरह यह भी आपके पास कुछ विकल्प हैं। अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार कर आप एक मूल्य चुका सकते हैं या फिर आप कम अनिश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश करते हैं। ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं। प्रतिफल पाने का प्रयत्न करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए। निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोर की तरह। हालांकि वे नेक नीयत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्य नीतियाँ बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सकें। वे ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। अधिकतर निवेशक थोड़े बहुत अनुभव से भी यही जान जाते हैं कि अस्थिरता आम से सामान्य है। फिर काफ़ी निवेशक अगले कदम के रूप में वह चुनते हैं जो सबसे सुरक्षित प्रतीत होता है, इससे बचने का प्रयास करना। लेकिन देवता ऐसे लोगों को मान
मान नहीं देते, जो बिना मूल्य चुकाए पारितोषिक पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाएं, कहीं अधिक पकड़े भी जाएंगे और फिर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंगस्टार नेक ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नजर डाली, जिनकी कार्यनीति सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम जोखिम कर अधिक मार्केट प्रतिफल प्राप्त कर सके। वे बिना मूल्य चुकाए प्रतिफल पाना चाहते हैं। यह शोध 2010 के मध्य से 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित था, जब यूएस स्टॉक मार्केट में मंदी के डर से घमासान मचा था और S&P 500 में से 20% की गिरावट हुई थी। ठीक इसी तरह वातावरण में सामरिक फंड काम करते हैं। यह उनका जगमगाने का समय था। मॉर्निंगस्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। इनमें से मात्र 9 के प्रतिफल जोखिम समायोजित और बेहतर थे, बजाय साधारण 60 में से 40 स्टॉक बॉन्ड फंड के। एक चौथाई से कम सामरिक फंड में सूचकांक से छोटी उच्चतम गिरावट थी। मॉर्निंगस्टार ने बताया, कुछ अपवादों के अलावा ने कम लाभ प्राप्त किया, अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना हेड ऑफ फंड। बहुत से वैश्विक निवेशक निवेश करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंगस्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेश ने जिन फंड में निवेश किया उनमें प्रतिवर्ष आधे % की दर से कमजोर प्रदर्शन किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोक के रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बेचने के लिए निवेशकों को दोगुना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस GE की बात करते हैं। इसकी अन्य कुछ त्रुटियों में से एक पूर्व की CEO जैक वेल्च के कॉल से उत्पन्न होती है। वेल्च यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए कि प्रति शेयर त्रैमासिक आय वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे। वे ग्रैंडमास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के पत्र का 0.25% पर डॉलर प्रति शेयर की अपेक्षा करते हैं, जैक कुछ भी करके 0.25% डॉलर प्रदान करते, फिर चाहे व्यवसाय या अर्थव्यवस्था की दिशा कैसी भी हो। वे ऐसा आंकड़ा के परिमार्जन से करते थे। ये उधार विवरण है भविष्य के तिमाही में से लाभ निकालकर वर्तमान तिमाही में डालना, ताकि आज्ञाकारी आंकड़े अपने मालिक को सलाम कर सके। फोर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने लगातार 2 सालों तक लक्ष्य उपयोगिताओं के बजाय बेनाम वित्तीय सहभागियों को लोकोमोटिव बेचे, जिसने स्वामित्व के अधिकतर जोखिम की GE पर लाद छोड़ा। वेल्थ ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेट फ्रॉम द गट में बताया, संकटकाल को लेकर हमारे व्यवसाय परिधानों की प्रतिक्रिया GE संस्कृति की प्रारूपिक थी। के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहने के Класно. А тепер ऑफसेट करने के लिए अपने व्यवसाय में भी
अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन या $30 मिलियन लगा सकते थे। नतीजा ये निकला कि वेल्थ के नेतृत्व में शेयरधारकों को मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, उन्हें स्थिरता और पूरा प्राप्त हुई। एक ऐसा स्टॉक जो साल दर साल बिना अनिश्चितता के अचंभे के बढ़ता रहता, फिर बिल देय हो गया। जैसा कि होता है, जीई के शेयरधारकों को एक दशक तक उस महाकाय घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दाव बेंच के कारण परिलक्षित थे। वेल्थ के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विभिन्न उदाहरण विफल गिरवी दिग्गजों फ्रेडी मैक और फ्रेनी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी वर्तमान आय को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उस लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर निवेशकों को सहजता और पूर्वानुमानता के भ्रम में रखा जा सके। मूल्य न चुकाने का भ्रम। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने लोग जो कार, घर, भोजन और त्रुटियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइस टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है। और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वह घटाव इसे जुर्माने के रूप में देखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके निवेश का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशकों की ये कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए निवेशकों के लिए ये दोहरे रूप से सच है, जिन्हें कभी भी 20% के घाटे का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे, चीजें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य था। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो गया कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और न ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहां की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते
सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वह मिलेगा जिसका